पुष्पन जी, ये आम जनता के लिए तो बड़ी नसीहतें दे दी, लेकिन मतलब एक किसानों को भी लपेट लिया उसमें। ये भी नहीं सोचा कि किसान पहले ही डिस्ट्रेस में है। आप कह रहे हैं खाद कम इस्तेमाल करो, खेती का क्या होगा? खेती अगर ठीक से नहीं हुई तो किसानों का जो होगा सो होगा। खाद्यान्न संकट कितना गंभीर होगा, खाद्य सुरक्षा का क्या होगा? और ये सब बोलते हुए आपने कारपोरेट के लिए दो शब्द भी नहीं कहे। अपने धन्ना सेठों के लिए आप खामोश रहे, जबकि सबसे ज्यादा मुनाफा वही कूट रहे हैं। क्या उनको उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए थी कि पहली कुर्बानी तो आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आप सबसे सक्षम हैं? देखिए मुकेश जी, आपको और शीतल जी बैठे हैं, मीनू जैन जी बैठे हैं, याद होगा ये जो उठा पटक और एक किस्म की क्रांति श्रीलंका में हुई थी, उसके पीछे यही फार्मूला था कि आप नेचुरल खेती पे जाओ। इन्होंने फर्टिलाइजर का उपयोग बहुत कम कर दिया श्रीलंका वालों ने, जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है। अब क्योंकि पूरे विश्व में केमिकल फर्टिलाइजर के बेसिस पे फसलें पिछले 50 60 70 सालों से उगाई जाती रही हैं, और फूड सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के बराबर का मुद्दा है। जिस देश में खाद्यान्न संकट हो जाता है, फिर वो दूसरों पर निर्भर भी होता है, वहां इंटरनल जो है लॉ एंड ऑर्डर, सब चीजें खराब हो जाती है। तो खाद्यान्न संकट संकट जो है श्रीलंका में इसलिए पैदा हुआ कि उन्होंने सोचा हम तो जो है नेचुरल खेती और जैविक खाद और इससे करेंगे, इस वजह से वो सारा सारा फूड जो है डेफिसिट कंट्री बन गया, वो सारी चीजों की शुरुआत हुई। अब यदि हम यही फार्मूला हमारे यहाँ लागू कर दें, वहां तो बहुत कम पॉपुलेशन है, यहाँ तो 140 50 करोड़ आदमी है जिनको जिनको जो है भोजन उपलब्ध कराना है। तो ये बहुत बड़ा डेंजरस बात इन्होंने कही है कि हम आधा 50%, मतलब इनको कोई समझ अर्थव्यवस्था की नहीं है। मैं आपको गारंटी से दे रहा हूँ कि आधा खाद हम कम कर दें, श्रीमान जी, आधा खाद कम करने का मतलब है यहाँ भुखमरी फैल जाएगी। जो बंगाल में बताते हैं ना, फेमाइन आ गया था, ये सब चीजें हो गई थी और भुखमरी फैली थी, लाखों लोग मर गए थे। उससे बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा देश के अंदर, अगर खाद्य संकट हमारे देश में और खाद का संकट हमारे देश में आ गया। खाद का जो संकट है वो आपके दर्शकों के लिए थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं। देखिए, खाद में दो मेन खाद हैं। एक है यूरिया, जो लगभग 4 करोड़ टन के आसपास पूरे साल में इस्तेमाल होता है। आधा उसमें से लगभग खरीफ सीजन में जो अभी चल रहा है, और एक आधा रबी सीजन में जो सर्दियों में फसलें बुआई जाएगी अक्टूबर और उसके बाद। और इसमें से लगभग 25%, 1 करोड़ टन हम लोग आयात करते हैं। और बाकी जो 3 करोड़ टन के आसपास हम यूरिया का उत्पादन करते हैं, उसमें जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो शीतल पी सिंह जी ने जो बात बताई ना कि 32 उसमें यूज होता है, वास्तविकता ये है वो उस प्लांट को चलाने के लिए यूज नहीं होता, वो उसकी फीड है, वो उसका कच्चा माल है। उसमें से अमोनिया एक्सट्रैक्ट होती है, नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट होती है, जो एलएनजी आती है। अगर एलएनजी नहीं होगी तो आप बिजली से कारखाना तो चला लेंगे, लेकिन एलएनजी ना होने की वजह से आपको नाइट्रोजन ही नहीं मिलेगी। तो वो कच्चा माल है खाद यूरिया बनने का। यूरिया में कच्चा माल की तरह यूज होती है गैस, प्लांट तो आप चला लोगे और तरीके से भी। तो ये मुख्य बात है, और हम क्योंकि गैस की सप्लाई पर निर्भर है। अच्छा, गैस की क्या खासियत है, इसकी बहुत ज्यादा स्टोरेज भी नहीं की जा सकती, वर्ल्ड ओवर नहीं है उसकी ज्यादा स्टोरेज। कच्चा तेल की तो आप नीचे उसमें बहुत बड़े बड़े टैंकर बना करके उसको क्योंकि वो ना खराब होगा ना उसको कोई टेम्परेचर ऊपर नीचे करना है, वो वैसा रहेगा। इसको तो आपने एक टेम्परेचर पे रखना है। तो वो सारी चीजें जो है वो एलएनजी की सप्लाई डिस्टर्ब होने से हमारा सारा का सारा जो प्रोडक्शन है, हम लगभग 25 लाख टन हर महीने यूरिया का उत्पादन देश में करते हैं, वो 10 12 15 लाख टन पे आ गया है। और अभी का जो आंकड़ा है अप्रैल का, वो मैं बता दूं, खरीफ सीजन में लगभग 200 लाख टन की जरूरत है। इसमें से अप्रैल में हमें हमारे पास 55 लाख टन ही है केवल, जो लगभग आप 28% के आसपास मान लो यूरिया शॉर्टफॉल समझ लीजिए। 28% यूरिया पड़ा है, चाहिए कितना, लगभग 200 लाख टन। बस गनीमत इतनी है कि इसकी रिक्वायरमेंट आएगी आपकी जो है जुलाई के बाद, जब थोड़ा फसल उगने लगती है उसके बाद यूरिया डाला जाता है। तो अपने पास अभी 2 महीने का टाइम, मई जून का है, जब हम इसको प्रोडक्शन को बढ़ाएं। लेकिन प्रोडक्शन कहां से बढ़ाएं, एलएनजी नहीं आ रही बाहर से, प्रोडक्शन जो हमारी घर की कैपेसिटी है वो नहीं है। इंपोर्ट होना तो दूर है, इंपोर्ट तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस मौके पर सभी देश अपनी खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए
रशिया ने कह दिया भैया हमारे यहाँ से कोई खाद वाद बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करता था। हम लोग कुछ खाद मंगा लेते थे चाइना से, उसने भी कह दिया हम भी कोई एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो खाद्य सुरक्षा भारी संकट में पड़ सकती है यदि यूरिया का इंतजाम हमने नहीं किया। अभी यूरिया हमारे पास अप्रैल के शुरुआत में करीब 28% था हमारी पूरी रिक्वायरमेंट के। उसको जी। अप्रैल में, मई में, जून में और जोड़ दे तो आधा रह जाएगा। आधा यूरिया हुआ तो एक तो सिरफड़ोबल होगी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बन जाएगी, उसकी कटौती होगी, और अगर कम खाद इस्तेमाल हुआ तो फूड प्रोडक्शन डाउन आ जाएगा। उसका भारी परिणाम जो है आगे जाकर के देखना पड़ेगा, खाद्य सुरक्षा डिस्टर्ब हो सकती है। क्योंकि अभी हमारा धान का सीजन है, अब धान की रुपाई शुरू हो जाएगी। जैसे ये जून के उसमें शुरू हो जाती है क्यारी में लगाना, उसके बाद फिर उसका प्लांटेशन जब बरसात आती है तब की जाता है। और हमारा जो चावल है लगभग 12-13 करोड़ टन के आसपास का प्रतिवर्ष उत्पादन है। ये मेजर हमारा कंजम्पशन इसी से हमारी हमारी हमारे पेट भरता है, गेहूं और चावल से। और सर्दियों में फिर चावल गेहूं का नंबर आएगा। दूसरा, जब बुआई होती है तो डीएपी का इस्तेमाल होता है, ये दूसरा महत्वपूर्ण खाद है। ये भी 1.25 करोड़ टन के आसपास हमारे देश में इसका मतलब रिक्वायरमेंट है। इसकी हमारे पास लगभग 60 लाख टन के आसपास जरूरत है अभी खरीफ सीजन में। इसमें से हमारे पास 20 लाख टन पड़ा है। ये भी लगभग 35% मान लीजिए, 33-35% हमारे पास पड़ा है। क्योंकि ये फॉस्फेट की जरूरत होती है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसको डीएपी को कहते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें कुछ नाइट्रोजन भी लगती है और कुछ फॉस्फेट लगता है, फॉस्फेट ज्यादा लगता है, 46% फॉस्फेट होता है इसमें। तो फॉस्फेट का जो इम्पोर्ट होता है, फॉस्फेट भी हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं बनता, हमारे यहाँ नहीं उपलब्ध होता। जो रॉक फॉस्फेट वगैरह है उसके लिए भी हम विदेशों पर निर्भर है, वहां पर से भी सप्लाई, क्योंकि ये बाधित हो रही है चैनल हमारी, इससे होगी। तो ये हमें भारी संकट में आगे जाके फंसा सकता है। इसके लिए फिर मैं उसी बात पे आऊंगा, यदि इनके संबंध अच्छे होते ही जो है रशिया से, तो रशिया कम से कम निर्बाध रूप से आपको गैस की सप्लाई करता रहता, आपका यूरिया स्टॉक जो है पूरा रहता अपने पास, और आपको सस्ता भी मिलता। अब रेट के बारे में बता दूं, ये पिछले अभी युद्ध शुरू होने से पहले $512 पर टन था यूरिया का रेट, जो बढ़ के 960 टन हो गया अभी पिछले दिनों, तो लगभग डबल हो गया। तो आपको ये दूरी मार पड़ रही है, इसकी वजह से आपको फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज जब ज्यादा खर्च करेंगे तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड डेफिसिट है, उस सब के ऊपर दबाव आएगा। तो ऐसा है कि आप लफाजी चाहे कितना ही कर लें, अपने आप को 56 इंची विश्व गुरु, आपको महानतम नेता और जो है जननायक और सदी नायक और जो भी बता दे, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात आती है तो कितने रुपए आए कितने गए वो हिसाब है। वो अच्छा हो बिल्कुल। बुरा हो शासक, वो पता लग जाता है अंत में आकर के। इसी वजह से विदेशी निवेशक यहाँ से हमारी खोखली अर्थव्यवस्था को देख करके जो है धीरे धीरे पल्ला छुड़ा रहे हैं। रुपए का रेट हमारा गिरता जा रहा है, बेरोजगारी भयंकर जी। फैली हुई है। और मैं इसमें अभी बिल्कुल। एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसके बाद मैंने एक ब्रेक पॉइंट करके ये किताब मैंने मंगाई। इसको जी। ये इसमें स्पष्ट रूप से 4-5 बड़े संकट जो हमारी मिडिल क्लास है उसके लिए खड़े हुए हैं। जैसे ये बता रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारा जो है मिडिल क्लास फेल होता चला जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन के बाद भी हमारे जैसे इंजीनियर्स हैं उनको कोई जॉब नहीं मिल पा रही है। ग्रोथ ग्रोथ जॉब्स है नहीं मार्केट में। रियल वेजेस स्टेगनेट हो रही है। मिडिल क्लास की इसने आंकड़ा दिया है 10 साल के अंदर 10-10.25 लाख प्रति वर्ष बिल्कुल। से 10-20 हजार रुपए बढ़ी है 10 साल में, जो वास्तव में रियल वैल्यूज में माइनस में चली गई है। हाँ, और बिल्कुल। डेट जो है उनका बढ़ता चला जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से जो है हमारे जो नए लड़के हैं उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उसमें हम एक्सपर्ट नहीं है। तो इनको तो केवल जो है भजन गाने से और वहाँ मंदिरों के घंटी बजने से और चुनाव जीतने से, रैलियों से फुर्सत हो तो ये इकोनॉमी की तरफ ध्यान करें। अब क्योंकि जब बिल्कुल। बड़ा खाका इनके सामने पेश किया गया, जैसा कि मैं इनकी नेचर को समझता हूँ, जब ज्यादा बड़ी मुसीबत आ जाती है तब जाकर के थोड़ा सा बताते हैं। तो इन्होंने जो कल बताया है ये आप समझ लीजिए, ज्यादा बड़ी मुसीबत में इस वक्त देश है। कमर की पेटी कस लो। पहले से बताते तो शायद देश जो है इसको शौक की तरह नहीं लेता। अब निश्चित रूप से इसमें बड़ा, और आगे भी युद्ध खत्म हो या ना हो, अगर ये हरमुज स्ट्रेट नहीं खुलती है, तब हमें क्या फायदा। हमें तो तेल से मतलब था वहां से, और तो कोई चीज ऐसी थी बिल्कुल। नहीं। ना हम ईरान को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, इम्पोर्ट हमारा होता था, हम और देशों से ले सकते थे तेल और गैस। वो जब तक हमारे पास वहां से नहीं आएगी तब तक पूर्ति नहीं होगी, और जब तक वहां से सप्लाई रुकी रहेगी
दूसरे जगहों से मंगा भी लें तो वो $120, $180, बिल्कुल। $118, $15 बिल्कुल, अभी लेगी। उसकी वजह शीतल से जी इसी के बारे में खाली बता रहे बैलेंस थे। ऑफ पेमेंट जी, हमारा और जो हमारा वो है जो डॉलर का मतलब रुपये का प्राइस है वो गिरता चला जाएगा। ये स्थिति में देश है। आपके माध्यम से बिल स्पष्ट कर जी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.